सो हेलो गाइस, सॉरी मैंने बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का, जो चैप्टर स्टार्ट किया था, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसका सेकेंड पार्ट। और हमारे सेकेंड पार्ट में है हमारे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फंक्शंस ऑफ, देखिए मैं इस वीडियो में आपको वही पढ़ाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। मीन्स statistical methods try to represent the great mass of complex data into simple and understandable form. So इसका मतलब ये है कि जो एक कॉम्प्लेक्स डाटा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे वास्ट डाटा है जिसको आपको को सिंपल वे में समझने के लिए उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे 154 156, यहाँ आ गया 159, यहाँ गया 164। अब जैसे ये डाटा है, सॉरी थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया। अब जैसे ये डाटा है तो ये डाटा को आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो वही हम स्टैटिस्टिक्स में वही करते हैं कि इसको हम एक अरेंज फॉर्म में लाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में लाते हैं, और फिर हम इससे समझते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गई है बिकॉज बारिश यहाँ बहुत हो रही है। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ बहुत बारिश हो रही है। सो ये जो फंक्शन है, इसका फंक्शन सिंपली ये है कि जिसकी एक कॉम्प्लेक्स डाटा, जैसे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनका हाइट दिया हुआ है, तो उसको आप रीअरेंज करेंगे ताकि एक सिस्टमेटिक वे में, जिससे कि आपको एग्जैक्ट हाइट पता चल सके, या फिर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर पता चल सके बच्चों की हाइट का। ओके, सो जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है वो हमको हेल्प करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज टू प्रेजेंट facts in definite form. Means the quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. Statistics summarize the generalized facts and present them in a definite form. सो द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन इज़ दैट कि जैसे कि हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एंड एक होते हैं क्वालिटेटिव डाटा। अब जो क्वांटिटेटिव डाटा हैं वो हो गए जैसे कि किसी कंट्री का जीडीपी, जैसे कि हमारे यहाँ का जीडीपी को अगर हम यूएस की जीडीपी से कंपेयर करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ की जीडीपी यूएस की जीडीपी से कम है। तो वो कम क्यों है, हम क्यों बताएं? क्योंकि हम वो जो हम बता रहे हैं उसके लिए हमें एक नंबर शो करना पड़ेगा ताकि लोगों को ट्रस्ट हो सके यहाँ कि हमारे यहाँ की जो जीडीपी है वो यूएस से कम है। सो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो क्वान्टिटिव से, मतलब जो क्वान्टिटी है उससे हम ईजिली ट्रस्ट करते हैं। सो जो स्टैटिस्टिक्स है वो उन क्वांटिटिव्स को समराइज़ करता है ताकि हम एक डेफिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकें। सो इसमें क्या 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 कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो उसमें हम जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स उन पे हम इजीली ट्रस्टेड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव फैक्ट्स। मतलब जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हैं उन पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव फैक्ट्स। सो इससे हमको ये पता चलता है कि जो क्वालिटी है, जैसे कि मान लो कोई लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन उसका आईक्यू लेवल कितना है वो हमको कैसे पता चलेगा? तो वो हमको उसकी आईक्यू लेवल जब हम चेक करते हैं उसका एक नंबर निकल के आता है कि इसका आईक्यू लेवल इतना है, तो उससे पता चलता है कि वो लड़का कितना इंटेलिजेंट है। ओके, अब जैसे किसी कंट्री की जीडीपी इतनी है, जैसे हमारे यहाँ की कंट्री की जीडीपी मान लीजिए एग्जांपल, हम इसको परसेंटेज में मिलेंगे कि हमारे यहाँ की जीडीपी है 92% और यूएस की जीडीपी है 100%। तो हमें ये कैसे पता चला कि यूएस की जीडीपी इंडिया से बड़ी है? क्योंकि वो परसेंटेज में बड़ी है, 92% हमारे यहाँ की है और यूएस की 100% है। सो इसलिए इसके थ्रू हमको पता चला कि वहाँ की जो जीडीपी है वो इंडिया से बड़ी है। सो कोई भी क्वालिटेटिव फैक्ट्स को बिलीव करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज़ टू मेड कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। मतलब देखिए, अब हम स्टैटिस्टिक्स का जो मेन फंक्शन है वो है कि कंपैरिजन, हम किसी दो डाटा को या फिर दो से अधिक डाटा को हम आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सूटेबल है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर फंक्शन ये है। सो यहाँ मैंने लिखा भी है, कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर्स convey a less constrained meaning for comparison of data variables
For comparison of data, various statistical methods like average, ratio, percentage rates, percentage ratio etc. are used. So यहाँ मैंने कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स है, उस स्टैटिस्टिक्स मेनली हमको कंपैरिजन के लिए यूज़ करना होता है कि हम कोई भी दो डाटा को हम आपस में कंपेयर करते हैं और उससे हम ये पता चलता है कि कौन सा डाटा सुटेबल है, उसका ऑथेंटिसिटी से पता चलता है कि कौन सा डाटा सुटेबल है. सो कंपैरिजन के लिए हम लोग मेनली स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज़ टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. So on the basis of numerical data and their analysis, business and administrators can plan future activities and shape their policies. So simple, हम जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं वो हम डाटा को एनालिसिस के लिए करते हैं, और जब डाटा एनालिसिस हो जाता है तो हम एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं. ऐसे हम किसी भी डाटा को कलेक्ट ही क्यों करते हैं, ताकि हम उससे कुछ रिज़ल्ट निकाल सकें, और जब हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाता है तो हम उससे कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं. तो इसी में कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है और उनका एनालिसिस को यूज़ करके जो बिजनेसमैन है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक पॉलिसी रिफॉर्म करते हैं और एक उनको फ्यूचर एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. ओके. So the next function is to help in forecasting. As a business is full of risk and uncertainties, correct forecasting is essential to reduce the uncertainties of business. Statistical tools like interpolation, time series analysis etc. helps in making प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर. सो जब भी हम किसी डाटा को एनालाइज करते हैं तो उससे हमको फ्यूचर में क्या हो, जैसे हमारे जैसे मान लीजिए हम अपने अकाउंटिंग ईयर का जो प्रॉफिट है उसको एनालाइज किए, ठीक है, उसको हम पहले स्टैटिस्टिकल डाटा में फॉर्म किए और उसको एनालाइज किए, तो उससे हमको क्या पता चला कि हमारा रिसेंट ट्रेंड्स क्या है और हमारा आने वाला जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा. ठीक है, तो कोई भी डाटा को हम एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि उससे हम फ्यूचर प्लानिंग कर सके और एग्जैक्ट फ्यूचर प्लानिंग कर सके, मतलब कि जो सही फ्यूचर प्लानिंग है जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो हमारे और हमें फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और ये हमें हेल्प इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स. ओके. सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमको फ्यूचर प्लानिंग के हेल्प करता है कि उनके कुछ टूल्स हैं जैसे कि लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज़ एनालिसिस. टाइम सीरीज़ देखिए, इंटरपोलेशन का मतलब तो थोड़ा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको इस समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो से. मैं आपको इंटरपोलेशन का मतलब समझा दूंगा. टाइम सीरीज़ एनालिसिस का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि किस टाइम में, जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने अकाउंटिंग ईयर को अगर 4 क्वार्टर्स में बांट दें, तो हम जैसे फर्स्ट क्वार्टर हो गया हमारा अप्रैल मई जून, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है. फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर है जून जुलाई अगस्त, इसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है. तो ये जो टाइम सीरीज़ है, इन टाइम गैप्स में हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसके हिसाब से हम एक फ्यूचर वो थोड़ा सा मैंने बोला था ना, मुझे रुक के बोलना वाला एक प्रॉब्लम है. तो यहाँ मैं कहा था कि जो हम जैसे कि टाइम सीरीज़ में हम देखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम को एनालाइज करते हैं और उससे हम ये ट्रेंड लगाते हैं कि आने वाला जो टाइम है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो क्वार्टर में अगर हम एक साल को अगर बांट देंगे तो जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं उनसे हम एनालाइज कर पाएंगे जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है उसमें हमारा प्रॉफिट का क्या मतलब प्रॉफिट क्या होगा. ओके. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज़ फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि हाइपोथेसिस सिंपल होता है कि एक इमेजिनरी ट्रेंड, मतलब एक इमेजिनरी ऑपरेशन. जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ करना है तो एक हमारे माइंड में है कि हमको कुछ एक ऑपरेशन करना है. ऑपरेशन से मतलब कि कुछ टास्क करना है, तो हमारे माइंड में है कि कुछ टास्क करना है, तो उसमें क्या फॉर्मुलेशन होगा, क्या क्या यूज़ होगा, क्या क्या डाटा हमको चाहिए, उन सब का टेस्टिंग के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. ओके. सो स्टैटिस्टिक्स मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस मतलब आप समझ जाइए कोई भी एक टास्क, इमेजिनरी टास्क जो कि हमको ट्राई करना है कि वो हमसे होगा या नहीं होगा, सो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. ओके. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन इज़ टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड
एक्सपीरियंस। सो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो डाटा एनालाइज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे डाटा यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे कुछ स्किल्स इंप्रूव होते हैं, हमको कुछ नॉलेज आता है। सो इसीलिए इसमें कहा गया है कि स्टैटिस्टिकल इनेबल पीपल टू इनलार्ज देयर स्किल्स, it sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts। So जब भी हम कोई statistical मेथड को यूज़ करते हैं तो उससे जुड़े सारे थ्योरीज़ को भी हम पढ़ते हैं, तो उन थ्योरीज़ का नॉलेज भी हमको आता है। तो इससे क्या होता है, हमारा स्किल डेवलप होता है, हमको नॉलेज मिलता है। और जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं तो उससे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। सो इसीलिए इसमें कहा गया है कि द मेन फंक्शन इज़, सो इसीलिए ये भी एक फंक्शन है हमारे स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते नहीं गाइस, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। तो जो अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो वो मैं 2 वीडियोज़ में मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने जैसे कि जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा ही था कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ वीडियोज़ पार्ट में आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मुझे भी थोड़ा इसको कुछ पार्ट में ही समझाने में सूटेबल होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे तो ही मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।